एवरीवन। एलटी उत्तराखंड पेडागोजी की इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग इंटेलिजेंस बुद्धि को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके एक बार उनको देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो देखो, सबसे पहला जो पेज है इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट सिद्धांत और उनके प्रतिपादक लिखे हैं, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इनको रट लो, ठीक है। तो देखो, एक तत्व का सिद्धांत जो कि अल्फ्रेड बिने ने दिया है, और नेक्स्ट आता है द्वितत्व का सिद्धांत जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये दिया है स्पीयरमैन ने। त्रितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने दिया तो था लेकिन एक तरह से ये फेल हो गया, तो फिर वापस से उन्होंने द्वितत्व सिद्धांत पे वो स्टिक रहे, ठीक है। और त्रिआयामी सिद्धांत है गिलफोर्ड का, ये भी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है। बहुआयामी सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। बहुतत्व का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट व वर्नोन ने दिया है, ठीक है। प्रतिदर्श सिद्धांत जो है वो थॉमसन ने दिया है। तरल व ठोस सिद्धांत कैटल। आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया है बीएस ब्लूम ने। और समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन। क व ख सिद्धांत हैब ने दिया है। और संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जीन पियाजे वाला, ठीक है। तो आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बारी डिटेल में, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए। बाकी जो ये फर्स्ट पेज है हो सके तो इसको प्लीज़ रट लेना, ठीक है। देखो, एक तत्व सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसके जो सबसे पहले, ये बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है, ठीक है। सबसे पहला एक तरह से जो आया होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या था, एक तत्व का सिद्धांत था। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे अल्फ्रेड बिने। कौन थे? अल्फ्रेड बिने। और इनका जो समर्थन था वो किया था टर्मन, स्टर्न और सीरियल ने, ठीक है, और सीरियल बर्ट ने। तो इनका क्या था, देखो, बिने का ये मानना था, बिने का मानना है कि व्यक्ति के शरीर में उपस्थित सभी मानसिक शक्तियाँ, जितनी भी मेंटल जो भी पावर्स हैं, ठीक है, जैसे कि तर्क शक्ति, विचार, निर्णय, कल्पना, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान आदि, ये सारी की सारी जो भी मानसिक शक्तियां हैं सभी मिलकर एक तत्व के रूप में काम करती हैं। कैसे? एक तत्व के रूप में वो कार्य करती हैं, और यही तत्व बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत कहलाता है। ये जो सारी की सारी जो अलग अलग मेंटल जो शक्तियां हैं, ये कैसे काम करेंगी? ये एक साथ आ जाएंगी, ठीक है। सारी की सारी जो मेंटल शक्तियां हैं ये जब एक साथ आ जाएंगी या एक साथ ये काम करेंगी, ठीक है, तो इसी को हमने क्या बोल दिया है यहाँ पे, एक तत्व सिद्धांत बोल दिया है, ठीक है। बिने का मानना है कि बुद्धि के इस एक तत्व का व्यक्ति के शरीर पर पूरा नियंत्रण होता है। सिर्फ एक तत्व है और उसका पूरे शरीर पर एक तरह से क्या है, पूरा नियंत्रण है, ठीक है। तो एक तत्व का क्या है, पूरे शरीर पर नियंत्रण होता है, और इसको हम निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन आ सकता है, निरंकुशतावादी सिद्धांत किसको कहते हैं? तो एक तत्व सिद्धांत को कहते हैं। यदि यह तत्व क्रियाशील अवस्था में होता है तो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। देखो, अगर ये जो तत्व, ये एक तत्व जो होगा, अगर वो क्रियाशील है, ठीक है, क्रियाशील अवस्था में है, तो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। और यदि यह तत्व निष्क्रिय अवस्था में है तो क्या होता है, एक तरह से व्यक्ति कार्य में असफलता को प्राप्त करता है। नेक्स्ट आते हैं, देखो, द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत पे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियसली इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना। सबसे ज़्यादा इसके इम्पॉर्टेंट कौन है, ये है कि किसने इसको प्रतिपादित किया है, तो ये किया है स्पीयरमैन ने। और इन्होंने मेनली इसके 2 तत्व बताए हैं, ठीक है। एक है इसमें जी तत्व, या हम इसको कहते हैं जनरल फैक्टर, ठीक है। ये सामान्य तत्व होता है। ये सामान्य विशेषता, योग्यता एवं गुणों को प्रदर्शित करता है। जो एक तरह से जो जनरल विशेषताएं होंगी, ठीक है, उनको, या जो जनरल जो गुण होंगे उनको ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये जन्मजात एवं प्राकृतिक तत्व है। ये कैसा होता है, जन्मजात होता है और प्राकृतिक तत्व है। यह सार्वभौमिक तत्व है, लेकिन सभी व्यक्तियों में इसकी मात्रा अलग अलग पाई जाती है। तो ये सार्वभौमिक, ठीक है, लेकिन मात्राएं जो होती है वो अलग अलग इनमें पाई जाती हैं। व्यक्ति के सभी मानसिक कार्यों में ये
पाया जाता है। जिस बालक में जितनी अधिक जी तत्व होते हैं, ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जितने अधिक किसी बालक में जी तत्व होंगे वह बालक सफलता को जीवन में उतनी ही जल्दी क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा और समूह को अभिव्यक्त करता है। ये एक तरह से समूह को भी क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट आता है इसमें एस तत्व, या हम इसको स्पेशलाइज्ड कह देंगे, ठीक है, विशिष्ट तत्व है ये विशिष्ट योग्यता, विशेषता और गुणों को प्रदर्शित करता है, मतलब जो कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ें होंगी, ठीक है, जैसे कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड एक तरह से, ठीक है। और ऐसे जनरल की हाँ पढ़ रहे हैं तो सब पढ़ रहे हैं, तो ऐसे इन्नेट कुछ पावर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यह अर्जित एवं वातावरणीय तत्व है, ये या तो ये अर्जित किया जा सकता है, जैसे डांस तो सब हर कोई कर सकता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर जैसे कथक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये अर्जित है और वातावरणीय तत्व ये होता है। सभी व्यक्तियों में इसकी प्रकृति और मात्रा जो है वो अलग अलग होती है, ऑब्वियस सी बात है, सब में बराबर नहीं होगी, अलग अलग होगी। व्यक्ति के केवल विशिष्ट कार्यों में पाया जाता है, व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों में ये पाया जाता है। जिस बालक में जिस प्रकृति का एस तत्व होता है वह बालक जीवन में उसी प्रकृति के कार्यों में सफलता को प्राप्त करता है, किसी एक विषय या कार्य को अभिव्यक्त करता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है त्रितत्व का सिद्धांत। देखो इसके भी प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है, ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुद्धि में एक नया तत्व समूह कारक जोड़ा, एक मतलब एक नया तत्व लेके आ गए, समूह कारक जोड़ा इन्होंने। यह तत्व जी तत्व से तो कम महत्वपूर्ण था, मतलब जनरल से कम महत्वपूर्ण था, और एस तत्व से अधिक इम्पॉर्टेंट ये माना गया था। तो क्या हुआ, अतः समूह तत्व, ठीक है, समूह तत्व मध्य स्तर का तत्व है, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिली, और इसको मान्यता नहीं मिली, अतः स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत को पुनः द्वितत्व सिद्धांत, अब क्योंकि मान्यता नहीं मिली तो उन्होंने वापस से वो किस पे आ गए, अपने द्वितत्व सिद्धांत पे आ गए थे। नेक्स्ट आता है इसमें त्रितंत्र सिद्धांत, जो कि दिया है स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग जो है संज्ञानात्मक, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक थे, कौन से, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक, जिस पर क्या है, जीन पियाजे का प्रभाव पड़ा है। इन पर क्या हुआ था, जीन प्रभाव मतलब जीन पियाजे का इन पर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अब देखो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बुद्धि को एक तरह से बांटा है, ठीक। देखो इन्होंने सबसे पहले बोला कि एक संदर्भात्मक बुद्धि होती है। क्या होती है ये संदर्भात्मक बुद्धि, इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं। यह बुद्धि व्यक्ति में सूझबूझ पैदा करती है, ठीक है, जिससे आप सूझबूझ वाले मतलब व्यक्ति जो होंगे वो उनमें ये संदर्भात्मक जो बुद्धि है ये प्रेजेंट होती है, जिसके अनुसार व्यक्ति अपना व्यवहारिक जीवन सही ढंग से संचालित करता है, और जिससे क्या होगा, व्यक्ति जो होगा वो अपना जीवन सही तरीके से संचालित करेगा, और इसी बुद्धि के आधार पर व्यक्ति वातावरण में क्या कर सकता है, अपना एडजस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है सृजनात्मक बुद्धि। देखो ये अनुभवजन्य, सृजन आप कुछ सीख रहे हो जहाँ से, ठीक है, तो अनुभव से अगर आप सीख रहे हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुभवजन्य बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि में व्यक्ति के पूर्व अनुभव, ठीक है, अनुभवजन्य यानी कि जो भी आपको अनुभव होंगे पूर्व में एवं पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। यह बुद्धि व्यक्ति में मौलिकता को बढ़ाती है, ठीक है, व्यक्ति में क्या कर रही है, मौलिकता को बढ़ा रही है, और इसी के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में नई वस्तुओं, नियमों और सिद्धांतों का निर्माण करता चला जाता है। घटकीय बुद्धि, अब आते हैं घटकीय बुद्धि, इसे विश्लेषण बुद्धि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विश्लेषण बुद्धि कहते हैं। विश्लेषण मतलब कोई किसी चीज़ को एनालाइज करना। यह बुद्धि जो होती है व्यक्ति में तर्क वितर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान तथा कार्य व विषय वस्तु के को छोटे छोटे भागों में बांटने की क्षमता को पैदा करती है, ठीक है। थर्ड आता है आपका त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है, ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत, और इसी को हम सक्रिय उत्पाद सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखो कभी पूछा जा सकता है कि त्रिआयामी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, तो सक्रिय उत्पाद सिद्धांत या बुद्धि की संरचनावादी सिद्धांत भी इसको कहा जा सकता है। अब देखो 1967 में गिलफोर्ड ने क्या किया था, बुद्धि को एक डिब्बे नुमा संरचना, ठीक है, इन्होंने कुछ बॉक्स से रिलेटेड इसको बताया था, ठीक है, बॉक्स मतलब डिब्बे नुमा एक तरह से इसको संरचना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि 1967 में क्या था, एक
बॉक्स के आकार की इन्होंने बात करी है, ठीक है। उस तरीके से इसको बताया गया है। इसमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जो भी होंगी वो बताई गई हैं, ठीक है। तो मेनली इन्होंने इनके 3 आयाम बताए, ठीक है। पहला था इसमें विषय वस्तु, जिसमें 4 तत्व हैं। दूसरा है संक्रियता, जिसमें 5 तत्व हैं। और तीसरा है उत्पाद, 6 तत्व हैं जिसमें, ठीक है। तो भूलना नहीं कि इसको 3 इसके अलग अलग आयाम हैं। विषय वस्तु सबसे पहला है, फिर संक्रियता और फिर उत्पाद, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इस आधार पर गिलफोर्ड ने बुद्धि के लगभग कितने 120 तत्व बताए हैं, ठीक है। कितने बताए हैं? 120 तत्व बताए हैं। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बुद्धि का एक बड़ा डिब्बा एवं 120 छोटे डिब्बे बताए हैं। एक बड़ा डिब्बा है इसमें और एक छोटे डिब्बे की बात इन्होंने की है। नेक्स्ट हम आते हैं बहुआयामी सिद्धांत पर, जो कि गार्डनर ने दिया है, ठीक है। गार्डनर ने दिया है और इन्होंने बुद्धि के 7 आयाम बताए हैं, ठीक है। जैसे कि भाषात्मक बुद्धि, ठीक है। भाषात्मक है तो भाषा से रिलेटेड होगा, मीन्स इसमें क्या होगा, भाषा का विकास कैसे है, विचार अभिव्यक्त करने तथा तर्क करने की योग्यता की बात यहाँ पे करते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे शारीरिक गति बुद्धि। देखो शारीरिक गति बुद्धि, ठीक है, जो भी आप मतलब फिजिकली जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे की बात होती है। संगीत बुद्धि, जो म्यूजिक में से रिलेटेड है तो म्यूजिक वाली बुद्धि हो जाएगी। स्थानिक, ठीक है, स्थानिक बुद्धि जो तुलनात्मक है, कोई स्थान विशेष की बात जहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं स्थानिक बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि, इसके कारण व्यक्ति तर्क वितर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान की क्षमता एक तरह से विकसित कर लेता है। सामान्यतः यह बुद्धि किसमें होती है? देखो इंजीनियर, पायलट, सेना के जो उच्च अधिकारी या पदाधिकारी होते हैं उनमें ये बुद्धि पाई जाती है। 6th आता है इसके अंदर, देखो अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। देखो इस बुद्धि में क्या है, इस बुद्धि के आधार पर व्यक्ति अपने जो उनके संवेग हैं, ठीक है, उनको समझता है। अंतर व्यक्तिगत मतलब अपने आप में आप झांक के देखना एक तरह से, ठीक है। तो अपनी संवेगों को समझ सकता है और उन्हें प्रेरित कर सकता है। ऐसी दूसरा है आंतर व्यक्तिगत बुद्धि। आंतर व्यक्तिगत बुद्धि में क्या है, इसके आधार पर व्यक्ति दूसरों के संवेगों को समझ सकता है और उन्हें प्रेरित कर सकता है। आंतर व्यक्तिगत में दूसरों को समझना एक तरह से। फिर आता है नेक्स्ट बहुतत्व का सिद्धांत, ठीक है। बहुतत्व के सिद्धांत में देखो क्या है कि किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक। इसे बुद्धि का रेत का सिद्धांत भी कहते हैं। अब किसको कहते हैं रेत का सिद्धांत? तो किसको कहेंगे, जो थॉर्नडाइक ने दिया है बहुतत्व का सिद्धांत को, ठीक है। थॉर्नडाइक का मानना क्या है? थॉर्नडाइक का मानना है कि व्यक्ति के शरीर में बुद्धि के बहुत ही सारे तत्व होते हैं, अनेक तत्व होते हैं, हम बोल दिए इन्होंने। देखो नाम ही बहुतत्व है, इसका मतलब बहुत ही सारे तत्व इसके अंदर होंगे। अब देखो व्यक्ति जितने भी कार्य करता है, प्रत्येक कार्य के संबंध में बुद्धि का एक तत्व पाया जाता है, ठीक है। हर किसी के उसमें एक बुद्धि का एक तत्व पाया जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना रेत के टीले से की है। उसका मानना है कि जिस प्रकार रेत के टीले में असंख्य बालू के कण होते हैं और इन कणों को कभी भी गिना नहीं जा सकता, ठीक है, इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में भी बुद्धि के असंख्य तत्व होते हैं जिन्हें कभी भी गिना नहीं जा सकता, ये बोलते हैं। अतः इस सिद्धांत को क्या कहा गया है, रेत का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि इतने सारे उसमें क्या है, कण हैं छोटे छोटे जिनको आप कभी गिन नहीं सकते हो एक तरह से, ठीक है। तो बुद्धि के संबंध में थॉर्नडाइक के 2 दृष्टिकोण हैं। देखो प्रथम दृष्टिकोण कहता है कि बुद्धि में कोई भी सामान्य तत्व नहीं होता। इन्होंने बोला कि कोई जनरल फैक्टर तो होता ही नहीं है, ठीक है। बुद्धि में तो केवल विशिष्ट तत्व ही व्यक्ति की सहायता करता है, ठीक है, सिर्फ विशिष्ट तत्व होते हैं। अतः बुद्धि का विशिष्ट तत्व ही क्या है, व्यक्ति की सहायता करता है। पहले में इन्होंने बिल्कुल जनरल फैक्टर को नकार दिया कि जनरल फैक्टर कहीं पे है ही नहीं, सिर्फ विशिष्ट तत्व की बात इन्होंने की है। दूसरा जो दृष्टिकोण है उसमें इन्होंने कहा है, बाद में थॉर्नडाइक ने बुद्धि को मस्तिष्क और स्नायु मंडल के आपसी संबंध पर निर्भर कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने एक तरह से क्या बता दिया कि बुद्धि जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मस्तिष्क पे और स्नायु मंडल पे, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है उस पे, ठीक है। थॉर्नडाइक का मानना है कि जितने अच्छे संबंध मस्तिष्क और स्नायु मंडल के होते हैं उतनी ही बालक में बुद्धि अच्छी पाई जाती है। अब जितना एक तरह से कोरिलेट जब करेंगे, ठीक है, जितना अच्छा संबंध जो होगा वो मस्तिष्क और स्नायु मंडल में होगा, बच्चे की जो बुद्धि होगी वो उतनी ही अच्छी होगी।
थॉर्नडाइक का मानना है कि एक विषय की योग्यता के आधार पर बालक के दूसरे विषय की योग्यता का कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता है। माना कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो किसी और सब्जेक्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो एक तरह से उन्होंने ये बोला है कि आप ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक बच्चा अगर किसी चीज़ में अच्छा है तो वो दूसरे में बुरा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जिस विषय में बालक श्रेष्ठ है उस विषय के संबंध में मस्तिष्क और स्नायु मंडल में आपसी संबंध अच्छे होंगे या हैं। नेक्स्ट आता है समूह तत्व सिद्धांत। ये दिया है थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। देखो, समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। इसे कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं, या हम इसे प्राथमिक मानसिक शक्तियों का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। किसको? समूह तत्व सिद्धांत को इसे कारक विश्लेषण सिद्धांत या फिर प्राथमिक मानसिक शक्तियों का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थर्स्टन जो है ने अपने जो सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में 240 विद्यार्थियों पर 56 प्रकार के प्रयोग किए और निष्कर्ष दिया कि जिसे हम बुद्धि कहते हैं वह तो कुछ प्राथमिक मानसिक शक्तियों का एक मिला जुला समूह है, इन्होंने बोल दिया, ठीक है, जिसमें शब्द शक्ति, जो शब्द शक्ति है, जो विचार शक्ति है, अमूर्त चिंतन है, समस्या समाधान है या तर्क शक्ति, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने बोला कि इसमें सम्मिलित होती है। एक मानसिक शक्तियों का एक मिला जुला रूप है, इन्होंने बता दिया। थर्स्टन ने बुद्धि में 13 खंड या तत्व बताए हैं। कितने? 13 खंड या फिर तत्व बताए हैं। थर्स्टन वो कैली ने मिलकर बुद्धि के अब देखो, थर्स्टन और कैली, ठीक है, ने मिलकर बुद्धि में 9 खंड या तत्व बताए हैं, ठीक है, अलग अलग इन्होंने तत्व इनको बताए। नेक्स्ट है देखो क्रमिक महत्व का सिद्धांत। ये दिया है बर्ट व वर्नोन ने। इन्होंने बुद्धि को आवश्यकता के साथ जोड़ा। किसके? आवश्यकता के साथ जोड़ दिया। इनका मानना है कि व्यक्ति बुद्धि के आधार पर ही अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करता है तथा बुद्धि के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को मुख्य आवश्यकता एवं गौण आवश्यकता में वो बांट देता है कि क्या मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति क्रम में पहले मुख्य आवश्यकता को महत्व प्रदान करता है और बाद में जो जो सेकेंडरी चीज़ें होंगी उनको वो बाद में इम्पॉर्टेंट प्रदान करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका देखो 10th है, ये है प्रतिदर्श सिद्धांत, ठीक है, और जो कि जिसे किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। इसे बुद्धि का अंश सिद्धांत भी कहा जाता है। किसे? बुद्धि का अंश सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। थॉमसन का मानना है कि व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कोई नई समस्या का सामना करता है या नए कार्य को करता है तो क्या होता है, व्यक्ति अपने शरीर में पहले से उपस्थित बुद्धि के सभी तत्वों में से थोड़ा थोड़ा अंश ले लेता है, ठीक है, और उसी के आधार पर बुद्धि के नए तत्व प्रतिदर्श का निर्माण करता है और इसी के माध्यम से व्यक्ति अपनी जो नई समस्या होगी, ठीक है, उसको क्या कर देता है या नए कार्य को पूरा कर लेता है। 11th आता है देखो तरल व ठोस का सिद्धांत। तरल और ठोस का सिद्धांत जो है वो कैटल ने दिया है, ठीक है, तरल और ठोस का सिद्धांत कैटल ने दिया है। इसे क्या कहा जाता है? धारा प्रवाह सिद्धांत। अब देखो ठोस और जब तरल व ठोस की बात आ रही है तो यहाँ पे धारा प्रवाह संबंध सिद्धांत की बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब कैटल क्या कहते हैं? बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव वंशानुक्रम और वातावरण का पड़ता है, अर्थात बुद्धि को इन दोनों से जोड़ा जाता है, वंशानुक्रम और वातावरण से बुद्धि को जोड़ा जाता है। कैटल का मानना है कि वंशानुक्रम के ने देखो जो वंशानुक्रम है उसके द्वारा व्यक्ति में तरल बुद्धि का तथा वातावरण के द्वारा व्यक्ति में ठोस बुद्धि का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? वंशानुक्रम और वातावरण का पड़ता है, ठीक है, अर्थात बुद्धि को इन दोनों से जोड़ दिया गया है। और कैटल का ये मानना है कि वंशानुक्रम जो है, जो आपकी हेरिडिटी है, उसके द्वारा व्यक्ति की जो तरल बुद्धि होती है उस पर एक तरह से क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, और जो वातावरण है उसके द्वारा व्यक्ति में जो ठोस बुद्धि होती है उसका एक तरह से क्या पड़ता है या निर्माण होता है, हम कह सकते हैं, या असर या प्रभाव पड़ता है। फिर आता है बुद्धि का क व ख
का सिद्धांत जो है प्रतिपादक इसके हैं हैब। ये बुद्धि का सबसे नया सिद्धांत है, ठीक है, सबसे नया सिद्धांत है क और ख, ठीक है। हैब ने इस सिद्धांत की तुलना स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत से की है। देखो जैसे वहाँ पे जी फैक्टर था और एस फैक्टर था, यहाँ पे क और ख की बात इन्होंने करी है, ठीक है। तथा क तत्व की विशेषता जी तत्व, ठीक है, के समान, और जो ख है वो किसके समान है, एस के समान है, सेम बात बोली है, ठीक है। तो ये किसने बताया था, हैब ने बताया था, और क और ख जो सिद्धांत है वो एकदम नया सिद्धांत है। 13th है देखो आश्चर्यजनक सिद्धांत। आश्चर्यजनक दिए हैं आपके BS ब्लूम ने, ठीक है। ब्लूम का मानना है कि बुद्धि की तुलना में, ठीक है, समय और परिस्थितियां अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। व्यक्ति के जो व्यक्ति है, ठीक है, वे ही कार्य करता है जो तत्कालीन परिस्थितियों और समय व्यक्ति से करवाना चाहता है। मतलब कि आज के दिन प्रेजेंट में जो मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की, ठीक है, अगर हमें पढ़ाई की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे परिस्थितियां हैं, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे जो वक्त या जो परिस्थितियां हमसे करवाना चाहती हैं, ठीक है। अब देखो संज्ञानात्मक सिद्धांत जो इन सारे के सारे में मेरे ख्याल से बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। इसकी तो एक एक चीज़, एक एक अवस्थाएं आप लोग अच्छे से देख लेना। पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो है इसमें यह है संवेगीय या संवेदीय पेशीय अवस्था, ठीक है। देखो जो संवेगी है, देखो संवेग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये स्टार्ट हो जाती है जन्म से लेके 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक ये स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करता चला जाता है। अब यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, ज्ञानेंद्रियां यूज़ हो रही है बच्चे की, ठीक है। तो उसके माध्यम से वो सीख रहा है। और ज्ञान प्राप्त करने का सहायक तत्व कौन है, अनुकरण, मतलब कि वो एक तरह से सीख रहा है। देखो जो बच्चा है, अगर वो उसके पेरेंट्स हैं या मम्मी उसके साथ है या उसके पापा उसके साथ हैं, तो यहाँ पे क्या करता है, वो अनुकरण करता है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वो उस चीज़ को रिपीट करता है। तो ये सहायक तत्व कौन है, इसका अनुकरण है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये वो ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। और जो अनुकरण है उसकी हेल्प से वो क्या करता है, वो एक तरह से सहायक तत्व उसका माना जाता है। इस अवस्था में मूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों का विकास होता है। जो उसकी बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां होंगी, ठीक है, मूल प्रवृत्तियां या जो संवेग होंगे उसके, वो जैसे कि वो गुस्सा कर लेगा, ठीक है, उसको कुछ ना दो तो वो चिल्लाने लग जाएगा। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो ये था आपका संवेगीय संवेदीय पेशी अवस्था। नेक्स्ट आता है मूर्त संक्रिय अवस्था। देखो ये 7 से लेके 11 या 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है मूर्त संक्रियात्मक। डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मूर्त संक्रिय अवस्था की जो मतलब किन बच्चों में, जैसे अगर दे दिया जाएगा 7 से लेके 11 या 12 वर्ष के बच्चे जो हैं उनमें कौन सी जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था पाई जाती है, तो मूर्त संक्रिय अवस्था, ठीक है। इसे वैचारिक क्रियावस्था या स्थूल संक्रियावस्था, वैचारिक और स्थूल संक्रियात्मक या संक्रियावस्था इसको कहा जाता है। इस अवस्था में चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें चिंतन प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। मतलब बच्चा जो है वो एक तरह से सोचने समझने लगता है, लेकिन यह मूर्त स्थूल चिंतन होता है। और ये क्या होता है, मूर्त यानी कि कोई सामने कोई चीज़ रखी है, प्रत्यक्ष कोई चीज़ रखी है, मूर्त स्थूल चिंतन होता है, ठीक है। कोई सामने चीज़ रखी है तो उसके बारे में सोचने लग जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर बालक वस्तुओं में, लोगों में, ठीक है, समानता बताना शुरू कर देता है। मतलब डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या है किसी भी वस्तु में, वो बताना शुरू कर देगा। जैसे बच्चा अलग अलग बातें बोलेगा, जैसे काव है, ठीक है, और आपकी गोट है, तो वो डिफरेंस करना एक तरह से बता देगा, ठीक है। उसके बाद है बालक प्रत्यक्षीकरण के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रत्यक्षीकरण मतलब कि सामने कोई चीज़ है तो वो उससे ज्ञान प्राप्त करता है। 4th है इसमें देखो औपचारिक क्रियावस्था। औपचारिक क्रियावस्था में 11 से लेके जो 12 से भी ऊपर के जो बच्चे होंगे, 11 से 12 वर्ष के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक अमूर्त या सूक्ष्म चिंतन प्रारंभ कर देता है। यानी कि अगर उसके सामने कोई चीज़ नहीं रखी है, ठीक है, फिर भी वो क्या करेगा, एक तरह से
उसके माइंड में क्या होने, कुछ आइडियाज़ आने लग जाएंगे उसको देख के। ठीक है, बालक जो होता है वो शब्द, भाषा व संकेतों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करता है। अब कैसे, शब्द के हिसाब से, ठीक है, जैसे शब्द बोल दिए जाएंगे कुछ, या भाषा उसके सामने बोली जा रही है, या कुछ संकेत हैं, तो उनसे ये क्या कर रहा है, एक तरह से ज्ञान प्राप्त करता है। बालक निष्कर्ष निकालना, ठीक है, निर्णय निकालना, व्याख्या करना, विश्लेषण विश्लेषण करना, यानी कि किसी चीज़ का एनालाइज करना कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, और परिकल्पनाएं, नियम व सिद्धांत बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सिद्धांत आपका। ठीक है, और मेरे ख्याल से सारे ही जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ आप स्किप कर सकते हो जो शायद कभी पूछे नहीं गए हों, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उनको देख लेना, उनके प्रतिपादकों को ज़रूर देख के जाना। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बुद्धि यहाँ पे आपकी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके मतलब LT सिलेबस का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।